अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज इंटरनेशनल डाउन सिंड्रोम्स डे है और इसी दिन के हवाले से हमने फ़ाइज़ा को इनवाइट किया है। फ़ाइज़ा जो है वो एक प्यारी सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची की माँ है जो कि डाउन सिंड्रोम जिसको है। और आज हम उनसे पूछेंगे कि एक माँ की हैसियत से वो क्या मुश्किल बातें हैं या क्या मुश्किल चीजें हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ती हैं एक डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को लेके। तो सबसे पहले तो फाइजा मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करूंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने ये स्टेप लिया और लोगों के लिए अवेयरनेस देने के लिए आप सामने आई। क्योंकि यही बात बहुत बड़ी होती है कि आप इंसान जो है वो इस चीज के लिए दूसरों की मदद करे। तो वो स्टेप आपने लिया तो मैं इसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला। और जैसी सिचुएशन में आप इस वक्त हैं कि अपने घर में भी नहीं है तो उसके हवाले से भी तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, जैसे कि आप लोगों के लिए आज का सेशन करके आसानियां करेंगे। तो कैसी हैं आप फाइजा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ और बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। तो आज अगर मैं आज के दिन के हवाले से बात करूं तो क्या नाम है, इससे मैं शुरू से स्टार्ट करूंगी जैसे प्रेगनेंसी के वक्त से। तो कौन सी ऐसी स्टेज होती है प्रेगनेंसी में जिसमें आपको पता चला था कि आपकी बच्ची यानी या ये पता चल सकता है या नहीं, और अगर चल सकता है तो कौन सी वो स्टेज होती है जिसमें पता चलता है? मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं डाउन सिंड्रोम की साथ अगर आपकी प्रेगनेंसी है जिसमें मालूम किया जा सकता है आसानी से कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। होता ये है कि नॉर्मली जैसे मैं नॉर्वे में रहती हूँ तो नॉर्वे में ये रूटीन है कि 18 वीक से पहले 18th वीक से पहले आपकी नहीं होती, चेकअप नहीं होता, अल्ट्रासाउंड नहीं होता। तो उससे पहले आपको कुछ भी नहीं पता होता बच्चे के बारे में। और फिर 18th वीक के बाद आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ कोई इश्यू है या नहीं है। तो प्रेगनेंसी में वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ थी। इसकी वजह से मुझे 16th वीक में ही पता चल गया कि बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के साथ है। और बस वहीं से हमारी कहानी शुरू हो गई हिबा के साथ। हिबा एक ऐसी बच्ची है जिसका नाम हमने 20th वीक में रखा था, प्रेगनेंसी के पैदा होने से पहले, क्योंकि हमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी बार बार ये बताया गया था कि सरवाइव नहीं कर सकती, हिबा सर्वाइवेबल नहीं है। और ये लोग क्योंकि 21st वीक तक का पहले लॉ था जिस जमाने में मैं थी प्रेग्नेंट, कि आप डिसाइड कर सकते हैं बच्चे के बारे में कि आप उसको कंटिन्यू करें या अबॉर्ट कर दें। तो ये लोग उस वक्त बार बार पूछते हैं फिर 21st वीक से पहले पहले। तो हमें 20th वीक को जो डॉक्टर मिली थी वो काफी मगन सी थी। उसने बड़ी लाइटली उसने कहा कि ये भी खराबी है, वो भी खराबी है, और बहुत सारी मसाइल बताए। और हम लोग ज़ाहिर है सुनते आ रहे थे 16 वीक से, तो हमें इस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर हमें बताया कि ये बच्ची तो सर्वाइवेबल ही नहीं है, 25th वीक तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा ना। अब इसके बाद हम लोग घर आए तो बड़े दिल के भारी था। बेशक बच्चा डाउन सिंड्रोम था, लेकिन हमारा पहला बेबी था और ज़ाहिर है अटैचमेंट हो ही जाती है। बच्चा, ये सिर्फ माँ ही जानती है कि बच्चा जैसा भी हो वो माँ के लिए बच्चा होता है। तो खैर हमने कहा कि अब या तो रोते धोते सारा टाइम गुजारे या फिर हम लोग फैसला करते हैं कि हम इसको 5 वीक से तो 5 वीक की बहुत अच्छी जिंदगी देंगे। है तो हमारी औलाद जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशन में है। तो हमने उसका मालूम कराया, उसकी सेक्स को मालूम कराया और उसका नाम रखा हिबा। हिबा का मतलब होता है तोहफा। एक छोटा सा तोहफा की तरह पूरी प्रेगनेंसी का बहुत खूबसूरत वक्त मैंने देखा था हिबा के साथ। तो हमने उसका नाम हिबा अली कामरान रखा और तब से हमारी इसके साथ कमिटमेंट हो गई कि हम इसको जितना भी इसका टाइम है इसको अच्छा देंगे। और बस अल्लाह ने वो कोशिश, बातचीत हमारी हिबा के साथ कबूल कर ली और हम भरते गए और आज हिबा हमारे साथ माशाल्लाह 4.25 साल की हुई है। माशाल्लाह, जबरदस्त।
और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया तो उस वक्त क्या आपके मतलब वो था कि डिलीवरी कैसी थी, और बेबी जब आपके पास आया और आपको पता चला कि मतलब ये इस तरह का बच्चा है और इस तरह, तो डिलीवरी जब का टाइम था तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो जब से पता चला था दुआएं मांगे जा रहे थे। ज़ाहिर है हम लोग मुसलमान हैं, तो जो भी अल्लाह ताला ने हमें सिचुएशन दी होती है हमें उसमें स्ट्रगल करनी होती है, तो हम दुआ भी मांग रहे थे। लेकिन एक दिल में यकीन हो गया था कि इतने एक्सपर्ट्स हैं बड़े बड़े, सब कह रहे हैं कि सर्वाइव नहीं करेगा, तो हो सकता है सर्वाइव नहीं करे। तो मैं शॉपिंग नहीं करती थी डर के मारे कि बच्चे के लिए जैसे होता है ना कि हाँ चीजें लेके रखी हो, और वो भी प्रीमेच्योर गई थी बेबी। 33 वीक में मेरी हिबा जो थी उसकी पैदाइश हुई। 1100 पाउंड उसकी ग्राम्स की थी, 1100 ग्राम्स की, बहुत छोटी सी, बिल्कुल हाथों में आई हुई। और उसको जल्दी ऑपरेट करना पड़ रहा था किसी सिचुएशन की वजह से। तो बस जब वो पैदा हुई तो इतना प्यार आया, इतनी छोटी सी और इतनी स्ट्रॉन्ग। और 1 महीने तक उसके साथ हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रगलिंग टाइम गुजरा, क्योंकि वो बच्चा जब तक 2 केजी का नहीं हो जाता तब तक उसको घर के लिए नहीं भेजते। फीडिंग नहीं कर सकती थी, उसकी नाक में नल की डली हुई थी, मुख्तलिफ छोटी छोटी सी चीजें थी, लेकिन माशाल्लाह वैसे बाकी पूरी स्ट्रॉन्ग थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक हेल्दी छोटी सी डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के साथ बच्ची थी, जिसने सरवाइव किया बहुत अच्छी तरह। और जब उसकी स्ट्रगल इतनी अच्छी थी तो हम भी स्ट्रांग होते गए और उसके साथ सरवाइव करते गए। माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि वो जो विल पावर आपकी थी ना, वो आप दोनों की, बल्कि वो आपने ट्रांसफर की उसको, और वो उसने भी वो वही वाली विल पावर लेके तो इस चीज को जो है वो बर्दाश्त किया, और इसी के साथ जो है वो सरवाइव करने का सीखा और सोचा कि मैंने सरवाइव करना है। अदरवाइज अगर आप लोग होप छोड़ देते तो शायद जो है वो इस तरह। तो माशाल्लाह आपके अंदर करेज है, और आप जो है वो लगता है कि ये आपकी वजह से ऐसे हुआ, और दूसरा जाहिर है सबसे पहले अल्लाह ताला की वजह कहा से। जा सकता है, लेकिन हाँ। पता है अल्लाह ताला में यही चीज होती है। असल में डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ बड़ी एक दुनिया में अजीब हैंडलिंग है कि डायग्नोसिस के वक्त ना सारे डॉक्टर्स बहुत नॉर्वे हो, और मुझे बहुत अफसोस के साथ पता चला पाकिस्तान तक, क्योंकि फिर मैं वहां पूछती कि क्या होता है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि लोगों के क्या मामलात होते हैं। लेकिन हर कोई बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसको सरवाइव नहीं करेगा, और इतनी मुश्किलात कहाँ हॉस्पिटल्स में ले लेके फिरेंगे। तो अबॉर्ट आप फैसला कर लें, आप फैसला कर लें, डायरेक्ट तो कोई भी नहीं पुश करता, लेकिन इतना बिल्कुल। encouraging होता है ना हर किसी का एटीट्यूड के आपकी प्रेगनेंसी जो है वो उदास ही बनने लगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड भी स्ट्रांग थे। हमने अल्ट्रासाउंड से पहले ही हमने दुआ मांग ली थी कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा वबिल इस्लामी दीना वबी मोहम्मद नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला हम राजी हैं आपके रब होने पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज बहुत ही मुश्किल हम लोगों ने फेस जो की उसको सरवाइव कर लिया। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ही हमारी, जब हम अल्लाह की रजा में राजी होते हैं तो वही सारे स्ट्रगल का टाइम जो है ना वो आपके लिए अल्लाह ताला आसान कर देता है। उसमें खुश भी और होते, मोहब्बत भी हमें बच्ची से अल्लाह ताला ने ही हमारे दिल में डाल दी। और बस इर्द गिर्द लोग हैरान होते गए कि ये लोग इतना खुश क्यों है। लेकिन हकीकतन बच्चा तो बच्चा होता है, ये आपको तब पता चलता है जब आपके हाथ में होता है। बाकी सब बिल्कुल। दूर के लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर मैं अर्ली जो लाइफ के चैलेंजेस हैं यानी हिबा के लिए, उसके बारे में बात करूं, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आप ने फेस किए और आपको उसको करना पड़ा बाकी आम बच्चों की निस्बत? बच्चे जो पैदा होते हैं डाउन सिंड्रोम, आपको तो अब तक तो सबको माशाल्लाह अंदाज इतनी अवेयरनेस है कि इसकी वजह होती है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 21, जिसका डे आज नाम भी उसी पे रखा जाता है 21 मार्च, क्योंकि 21 नंबर जो क्रोमोसोम है वो 3 टाइम्स हो जाता है, तो उसको ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटीन की प्रोडक्शन की वजह से। मैंने एमएससी जेनेटिक्स में किया है, तो मुझे अल्लाह ताला ने पहले ही इस चीज के बारे में अच्छी खासी मालूमात दी हुई थी। माशाल्लाह। तो बस वही मैं कह रही हूँ ना, अल्लाह ही हर चीज आसान करता है। तो खैर बिल्कुल। अब बच्चों के साथ मुश्किल क्या होती है कि उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है नॉर्मल बच्चों से वो डिलेड हो जाती है। और बहुत सारी क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ बीमारियों और कॉम्प्लिकेशंस के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन डिले का मतलब ये नहीं है कि इनमें डेवलपमेंट होती नहीं है। दूसरी चीज कि इनकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो
हम उसको अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको इस बारे में जाने बगैर हम इस बारे में फैसला नहीं कर सकते। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। कुछ बिल्कुल। चीजें सिर्फ कॉमन होती हैं, जैसे लो टोन मसल होता है, उसकी वजह से अर्ली जब प्रेगनेंसी बर्थ के बाद टाइम पीरियड होता है तो बच्चा दूध नहीं पी पा रहा होता, उसका मुंह ओरल मोटर्स जो होते हैं उसके वो लूज होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रगल होती है। और जब सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो और उससे आपको सपोर्ट मिलती है पूरी, हम लोगों को हेल्प की गई फीडिंग टीम के जरिए, और उस अल्लाह का शुक्र है 1 महीने 3 महीने 5 महीने बाद उसकी नलकी खत्म हुई, आहिस्ता आहिस्ता करके लूज होती गई, फिर बिल्कुल खत्म हो गई। तो बस ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का था जो फुल टाइम स्ट्रगल थी। और इस वक्त वाकई फैमिली की बहुत याद आती है कि सपोर्ट जो पाकिस्तान में जैसे फैमिली सिस्टम करता है, आपको आपकी मुश्किलात को शेयर कर रहा होता है नई मदर की, तो वो चीज बहुत याद आई और वो चीज हमने फेस की। तो इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि जो देखें, जैसे अल्लाह ताला का प्लान था कि आपको अल्लाह ताला ने पहले उसकी तालीम दिलवाई, और वही आपकी बात के अल्लाह ताला ने आपको वही शोबा चूज करवाया कि जिसके लिए आपको प्रिपरेशन, अल्लाह की पहले से प्रिपरेशन थी कि ये एक फरिश्ता जो है वो आपके घर आने वाला है और आपको उसके लिए तैयार करना और सब कुछ, यानी इतनी अल्लाह की वो थी प्लानिंग और सब कुछ। तो और उसके ऊपर फिर आप पूरा उतरी तो अल्लाह ताला ने आपको उसका एक बेहतरीन इनाम दिया। तो अगर हम ये देखें कि वो बच्चे जो पहले मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो घर वालों की सबकी अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि माँ की तो एक अटैचमेंट पहले से ही होती है ना, वो तो 9 महीने से हुई होती है, मगर बाप की अटैचमेंट तभी होती है जब बच्चा उसके हाथ में आता है या उसके सामने आता है, तो मतलब मोस्टली तभी बच्चे के साथ बाप की अटैचमेंट होती है। तो क्या आप क्या समझती हैं कि उस मामले में आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको या आपके हस्बैंड को, कि वो उससे रिलेशनशिप या उसके साथ बॉन्डिंग जो है वो उसका स्ट्रांग था या उसमें? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कामरान और मैं दोनों ही हम लोग एक तो उसको एक्सेप्ट, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं एक चीज को तो आप उसके बारे में फिर आगे सोचना शुरू करते हैं, आप इस चीज से आगे बढ़ जाते हैं कि क्या चीज नहीं है या क्या उसके साथ मुश्किलात है। जैसे किसी बच्चे के साथ आप नए कपल के बातें सुने कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो रातों को कैसे जाग रहे हैं और शेयर कर रहे हैं जो शिफ्ट है नाइट की, या फिर सारे जो उसके मामलात हैं संभालने की, तो वही स्ट्रगल्स बस एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के साथ आ जाती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से ही उससे बातचीत करना तो हमारी पैदाइश से पहले ही स्टार्ट थी, तो हिबा हिबा करके कामरान भी उससे इंतहाई मोहब्बत का इज़हार करते रहे, मैं भी करती रही। कामरान के घर वाले भी अल्लाह का शुक्र है बहुत पॉजिटिव पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग हैं, उन्होंने फुल टाइम मोहब्बत इतनी दूर पाकिस्तान से भेजी, और मेरे घर वालों ने भी अपने पूरे बच्चों समेत जो जो होता था हिबा कैसी है उसको दिखाएं, और बिल्कुल इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द लोग किस तरह के हैं, क्योंकि जब वो आप और आप किस तरह से हैं, क्योंकि अगर माँ बाप अपने बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा नीड्स वाला हो या एक्स्ट्रा नीड्स वाला ना हो, लेकिन जिसका बाप अपने बच्चे को, हम नहीं सुनते थे कि नहीं एक्सेप्ट करता तो दुनिया उसको यानी छुट्टे मारती है तो अल्लाह का शुक्र है हम दोनों इतनी मोहब्बत से उससे बात करते हैं, तो बाकी सब भी उसी तरह उसी चीज को सीख लेते हैं ना, अवेयरनेस नहीं होती, हमें नहीं फर्क पड़ा, हम नहीं रोध हो रहे, तो बाकी लोग भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा। हिबा को मैं कहती हूँ ना उसके नसीब अच्छे हैं, तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसको ननियाल ददियाल बहुत अच्छा मोहब्बत करने वाला मिला, माशाल्लाह, और बाप भी बहुत अच्छा मोहब्बत करने वाला मिला। तो फिर जब इस तरह की दोनों की इकट्ठी स्ट्रगल हो, दोनों एक ही पेज पे हो, जैसे हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, तो फिर वो आपकी स्ट्रगल भी आसान हो जाती है, आपको वो उतनी मतलब लगती नहीं कि आपको होता है कि अच्छा मैं अगर स्ट्रगल कर रही हूँ तो इसको कोई एक्नॉलेज कर रहा है, तो वो आपके लिए एक बराबरी का वो मतलब हो जाता है ना कि आप उस चीज को उस तरह से आप अपना दुख उनके साथ शेयर कर सकती हो, वो अपना फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो फिर एक वो अच्छा टाइम गुजर जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है फाइजा कि आप दोनों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। अदरवाइज हमारे माशरे में जैसे मतलब यहाँ पे तो हमें डिसेबल बच्चे या कुछ इस तरह से जो एक्स्ट्रा नीड स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं वो नजर आते हैं माशरे में, यानी बाहर निकलते हैं
और वो इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसे बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जाता, क्योंकि वहां पे भी तो है, ऐसा तो नहीं मुमकिन कि वहां पे ना हो, मगर उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक जीता जागता इंसान है और वो भी आपका एक बच्चा है। तो अगर हम इसको, इस टैबू को जरा थोड़ा सा कम करें और उन बच्चों को भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह लें, तो मुझे नहीं लगता। और दुनिया का जो चाइल्ड लॉ है उसके मुताबिक हर बच्चे को नॉर्मल स्कूल जाने की वो का हक है कि वो नॉर्मल स्कूल में जाए। तो वो भी मुझे लगता है कि वो हक इस्तेमाल करना भी हमारे उसमें चाहिए ना। तो ये भी एक वो बड़ा मसला हो जाता है हमारे यहाँ कि उस चीज, उस बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। और वो आप वाली बात कि माँ बाप ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर मुआशरे ने उसको क्या एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस से यही मुराद है ना कि आप उसकी उसके उस जो उसकी जरूरियात हैं उनको आप ऐसे पूरा करें जैसे उसका करने का हक है, यानी आप, और बगैर इस चीज के आप उसको कोई मतलब वो देने के कोई कि ये तो बस ऐसे है तो इस वजह से अब ऐसे हो रहा है, बल्कि एक नॉर्मल वे में आप उस सारी चीजें डील कर रहे हैं। और आपको कोई मलाल नहीं है इस चीज में किसी को बताने में कि आपके बच्चे को ऐसी तकलीफ है या ऐसा उसके साथ मामला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत माशाल्लाह आपकी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वेस्ट का माशाल्लाह, वही मैं सोचती हूँ। बहुत सिंपल सी एक मैं मिसाल देती हूँ इस चीज की, कि जैसे पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं ना कि फैमिली की क्वालिटी अगर हमें देखनी है कि कोई अच्छा खानदान है, तो हम उसका कमजोर जो सबसे कमजोर इंसान है उसको देखते हैं, वो जिस सिचुएशन में है तो उसकी इर्द गिर्द की फैमिली वाले कैसे हैं इसका एक आपको अंदाजा होता है। तो इसी तरह माशरे के लिए भी यही है कि एक माशरे का की मेच्योरिटी और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसके वीक माइनॉरिटीज है या वीक क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी है, कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। आप देखें जो इमरान खान मदीना का वो कॉन्सेप्ट दे रहा होता है वेलफेयर सोसाइटी का, यहाँ पे नॉर्वे में मुझे लगता है वही इस्तेमाल हो रहा है ना, कि आपने एक वेलफेयर सिस्टम बनाया है जिसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग बंदा है वो किसी कमजोर के ऊपर उसके हुकूक को पामाल नहीं कर रहा, वो उनको मजबूत बनाया हुआ है, वो उनको उनकी खिदमत करने में लगा हुआ है। तो वो माशरा इसलिए स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है ये फर्क वाकई पाकिस्तान से यहाँ तक बहुत नजर आता है। लोगों के आम एटीट्यूड में, नेबर्स ने गिफ्ट्स दिए उसको, अभी भी देते हैं, और कभी आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा ये ऐसा बच्चा है ये वैसा बच्चा है, वो तुम्हारी बेटी है अच्छा क्या कर रही है आजकल कैसी है, बिल्कुल ऐसे बात करते हैं। और पाकिस्तान में जाए और यानी अफसोस होता है, कहना दिल भी नहीं चाहता कि इस बारे में उनका जिक्र करें, लेकिन आप यकीन करें 2 दफा मुझे डॉक्टर्स मिले जिन्होंने हमारा अच्छा रवैया इस बात से देख के कहा कि आपको पता नहीं ये डाउन सिंड्रोम है, बताया था वहां। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा जी हमें मालूम है, आप मुझे ये बताएं, ये तो हमें पता है कि ये इसके साथ डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है, कहने में जुमला हम लोग का फर्क हो जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसको ये जो बुखार हो रहा है ये किस वजह से, यानी आप उसकी तकलीफ या बीमारी जैसे किसी आम बच्चे की बीमारी है उस पर तवज्जो दें, इसके बजाय कि तो डॉक्टर्स जैसे पढ़े लिखे लोग जब इस तरह बिहेव करते हैं वहां पे, तो आम पब्लिक की अवेयरनेस को हम किस तरह वो कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे यही लगता है कि इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में क्योंकि अभी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो इंक्लूजन हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ करनी चाहिए जैसे इस तरह के बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड करना एक इंक्लूसिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट जहाँ पे उनको सपोर्ट भी की जाए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंक्लूजन चाहे वेस्ट में हो, नॉर्वे में हो, चाहे कहीं पाकिस्तान में हो, अगर इनको सपोर्ट नहीं की जाएगी ना, तो ये बच्चे ना सिर्फ बाकी लोगों के लिए मुश्किल का बाइस बनते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इनको डील कैसे करना है, बल्कि बाकी सब लोग इन बच्चों के लिए मुश्किल का बाइस बन जाते हैं क्योंकि उनको आता ही नहीं है इनको डील करना। तो जब तक सपोर्ट नहीं है, हम सपोर्ट का सिस्टम एक डेवलप नहीं करेंगे पाकिस्तान में, तब तक हम इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ना एजुकेशन सेक्टर में ना वैसे सोशल सेक्टर में। बिल्कुल, और मुझे लगता है इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं भी अभी लास्ट टाइम जो गई हूँ पाकिस्तान, तो मैंने नोट किया कि वहां पे यानी जो स्टेशंस हैं उनके ऊपर आपको स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। और ये चीजें अब इन उसमें वो ख्याल रखा जा रहा है कंस्ट्रक्शंस में और हर जगह पे कि वो बच्चे जो
स्पेशल नीड हैं उनको अगर ट्रैवल करना पड़े, या लोग जो स्पेशल नीड हैं उनको अगर केयर करना पड़े, तो उनके लिए व्हील चेयर या जो भी है उसको लेके जाना और वो सब कुछ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये चीज देख के कि एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है, और वो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे उस चीज का हो रहा है कि वो हाँ से Exactly. मगर इंशाल्लाह अवेयरनेस भी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है इस चीज की हो जाएगी। और KDSP कोई वो है, एक इदारा है KDSP जो कि अब स्प्रेड कर रहा है। अभी पहले कराची में था, मेरे ख्याल है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सारे वो लोग एग्जेम्पलरी सबके लिए काम कर रहे होते थे और लोगों को सिखा रहे हैं, बल्कि स्कूल से कांटेक्ट करके। और वहाँ पे मेरे ख्याल है अभी दाउद सिस्टम में भी हुआ है, तो मुख्तलिफ स्कूल्स वगैरह से कांटेक्ट करके वो लोग इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस और उसके लिए एफर्ट्स पे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल तक भी ये चीज पहुंचेगी और फर्क पड़ेगा। 20 साल पहले यहाँ नॉर्वे में भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था, ये 20 साल में इतना फर्क पड़ा है अवेयरनेस के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। तो फायजा, अगर हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करें तो जो वो पीरियड्स हैं दो, आप मतलब अगर 3 साल तक की, तो उसमें कौन कौन सी सपोर्ट है जो आपको स्पेशली चाहिए थी हिबा के लिए? तो अगर इस बारे में आप थोड़ी सी बात करते हैं। इन बच्चों के लिए क्योंकि ये इनका डिले है, इसका मतलब है कि इनके अंदर एबिलिटीज और सलाहियतें मौजूद हैं और उनको सपोर्ट करेंगे तो फिर वो उनके लिए बेहतर जिंदगी के चांसेस आप खोल सकते हैं, ओपनिंग्स खोल सकते हैं। तो इसके लिए अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। 0 to 18 months बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 0 to 3 years जो है बच्चे के, जब से वो पैदा होता है 3 साल तक, बहुत ज्यादा अहम होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उसकी जो नीड्स हैं लो मसल टोन की वजह से फिजियोथेरेपी की, उन नीड्स को अगर कैटर किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, पेरेंट्स को सिखाया जाए, इंक्लूड किया जाए सपोर्ट में स्पेशल एक्सपर्ट्स के थ्रू जो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उनकी इस नीड को एड्रेस किया जा सकता है सही तरीके से, और उसको बहुत हेल्प मिलती है। अर्ली इंटरवेंशन में फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और एक होता है सपोर्ट पेडागोग। यहाँ पे नॉर्वे में, बाकी मुल्कों का मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन ज्यादातर ममालिक में एक सपोर्ट पर्सन होता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल पेडागोग कहा जाता है उसको। उसके आपके बच्चे के पास राइट्स हैं बारनेहागे से बाहर भी, किंडरगार्टन से बाहर भी, या किंडरगार्टन के अंदर भी। डिफरेंट इवेल्युएशंस के जरिए इवेल्युएट किया जाता है कि कितने आवर्स चाहिए, और उन आवर्स के मुताबिक आपको सपोर्ट टीचर दिया जाता है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के की इवेल्युएशन, रेगुलर इवेल्युएशन और उनके दिए गए टारगेट्स को डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस के जरिए जो है वो हेल्प आउट करता है। इससे बच्चे की डेवलपमेंट में जो डिले है उसको हम वो करते हैं, चैलेंज करते हैं, और उसको हम समझे बिल्कुल जैसे इस्लाम में है ना कि सबसे अच्छी मुझे जो एक तसल्ली वाली बात लगती है, और एक हदीस है, मैं उसको शेयर करना चाहूंगी। कहती हूँ हम मुसलमानों को इस चीज में इनसे आगे होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास इसकी इंस्ट्रक्शन मौजूद है, लेकिन इन लोगों ने इस चीज को माशाल्लाह एस्टेब्लिश किया। अब हम इनसे भी सीख सकते हैं, अगर अपने दीन से नहीं सीख सकते तो। एक सहाबी रसूल थे, उनसे रिवायत है, अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो भी बीमारी नाजिल की उसके साथ शिफा भी नाजिल की है, तो मोमिन को चाहिए कि वो इसका इलाज तलाश करे। ये मफ़हूम एक हदीस का है। तो मुझे लगता था जब मुझे इसके बारे में पता चला, बस मैंने स्टार्ट से ही जो है वो इन चीज़ों को वाकई, क्योंकि माँ बाप को नहीं पता होगा तो दूसरे भी नहीं कर सकते, दूसरे सिर्फ सपोर्ट करने हैं, असल काम तो आपने खुद करना है। तो ये जो फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सपोर्टिव पर्सन है, इनकी मदद से आपकी बच्ची का इलाज हो रहा है। इनकी सारी इंस्ट्रक्शंस, इनकी सारी ट्रेनिंग्स, इनकी सारी इवेल्युएशन, ये सारी चीजें आपके बच्चे के लिए दवा की तरह हैं। तो आप इनको अगर बंद कर देंगे तो आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा, और तकलीफ उसकी बढ़ जाएगी। और अगर आप इनकी दवा इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा इतनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट्स दिखाता है कि आप खुद हैरान हो रहे होते हैं कि माशाल्लाह, अच्छा इसको जो सीखा वो सीख रही है। और सब कहते हैं कि तो काफी सीख गई ना। तो हम कहते हैं हाँ, बस वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सपोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया, और यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन असल काम माँ बाप को भी करना है, क्योंकि अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता होते
तो बहुत सारी जगह आप मिस आउट कर जाते हैं अपने बच्चे की हेल्प। बस आपने पढ़ने आगे भेज दिया या किंडरगार्टन भेज दिया और भूल गए बच्चे को। ऐसा नहीं है, आपको उनके साथ मुस्तकिल शामिल होना चाहिए और इवेल्युएट करना चाहिए कि अच्छा उसको सपोर्ट से फायदा हो रहा है कि नहीं, और उस बारे में बातचीत करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। तो ये पहले इस 4 साल के होते हैं। सेकंड, जो स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए होता है, उसमें साइन इन लोगों की जो आई जो विजुअल मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग होती है उसकी इनकी वर्ड्स को मेमोराइज कराने में, क्योंकि स्पीच के लिए हर बच्चे को, आम बच्चे को भी वर्ड्स की जरूरत होती है। तो जब वर्ड्स याद होते हैं तो जुमलों में इस्तेमाल करना आते हैं, तो इन लोगों को साइन के थ्रू वर्ड्स ज्यादा अच्छी तरह याद हो जाते हैं। अगर हिबा कभी भूल जाए कॉन्वर्सेशन में कि क्या बात कर रहे थे हम या इसमें क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है, वो गौर करे और मैं साइन इस्तेमाल कर लूं, तो फौरन वो उसको उस लफ्ज को इस्तेमाल करती है और हम बातचीत में आगे बढ़ जाते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से जब से वो पैदा होता है तब से आप उससे बातचीत करते हैं, आहिस्ता खोल खोल के अल्फाज, लो जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि लंबे लंबे वोवल्स इस्तेमाल करें, ताकि बच्चा जो है वो बात सुन के उसको रिपीट कर सके, उसकी नकल करे। पहले 1 साल का बच्चा वैसे ही बहुत खुश रहता है, आप उसकी नकल करें, हल्की हल्की जो उसकी मूवमेंट्स हैं, जो उसकी स्माइल है, या कहते हैं लिपस्टिक लगा के उससे बात करें, ताकि वो आपको आपकी लिप मूवमेंट को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सके। तो इस तरह की डिफरेंट छोटी छोटी सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो जिनके लिए आपको स्पीच थेरेपिस्ट गाइड करता है। और आप अपने बच्चे को शुरू से स्पीच और फिजियोथेरेपी में जब सपोर्ट करते हैं तो आपको आपका बच्चा स्ट्रॉन्गर डेवलप हो रहा होता है, उसकी माइलस्टोन्स टारगेट हो रहे होते हैं और उन पे वर्कआउट हो रहा होता है। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होता है, बताऊं इसका भी बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे को सही इक्विपमेंट मिल सके जिस चीज की उसकी जरूरत है। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे के साथ मसल टोन का इशू होता है, लेकिन उसकी ग्रेडिंग्स होती है डिफरेंट। तो वो अगर अपने आप को सीट पे बैठ के संभाल नहीं पा रहा, बैलेंस नहीं कर रहा, तो उसके लिए बाकी चीजों के काम मुश्किल हो जाते हैं। जैसे फाइन मोटर्स, छोटे छोटे काम जो हाथों से किए जाए, और ग्रॉस मोटर्स जो बड़े बड़े काम, यानी खड़ा होना, बैठना, चलना, दौड़ना, भागना, जंप करना, तो इन सब के लिए जो है वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो आपका जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो आके देखता है बच्चे को क्या चाहिए, शू चाहिए या चेयर चाहिए, वो आपको अवेलेबल करेगा, और इसके थ्रू आपकी मुस्तकिल चलती जा रही होती है। सबसे क्लोज जो होता है वो आपका स्पेशल पेडागोग होता है, जो कि सपोर्ट पर्सन इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है, इन सबको फीडबैक दे रहा होता है चीजों के। ये अर्ली इंटरवेंशन है जो फर्स्ट 3 इयर्स में बच्चे को मिल जाए तो वो काफी ज्यादा कैचअप कर लेता है बाकी बच्चों के साथ। बिल्कुल। तो इसमें जैसे आपने किंडरगार्टन के चैलेंजेस का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया कि वो भी फिर यही सब लोग देख रहे होते हैं, जो मतलब सपोर्ट थेरेपिस्ट, ये स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और ये सब कुछ, कि वहां पे भी एवेल्युएशन हो रही होती है इसकी, इनकी टीचर्स के, वो उस तरह से। इसके अलावा क्या किंडरगार्टन के चैलेंजेस हैं जो आप समझती हैं कि बच्चा जब अगर इस तरह स्टार्ट करता है स्कूल या इस तरह, तो उसको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? बच्चा अगर बहुत ही अच्छे और मोहब्बत, और जैसे अल्लाह का शुक्र है कामरान और मैंने बहुत मेहनत और मोहब्बत से हिबा को डील किया, उस तो बच्चा बहुत खुश होता है, उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होता है और सब चीजें। जैसे किंडरगार्टन जाके उससे पहली दफा शौक लगता है कि वो बोल नहीं पा रहा, या उसको बाकी बच्चों की को कैचअप नहीं कर पा रहा भागने में या चीजों में। तो मुख्तलिफ इस तरह के चैलेंजेस हैं जो बच्चा फेस करता है, लेकिन जाहिर है वो उसमें सपोर्ट अगर इर्द गिर्द मौजूद है और अच्छे एक टीम बनी हुई है आपकी, जो कि आईओपी को आईओपी कहते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल प्लानिंग प्लान, यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बच्चे का होगा। वो अगर फॉलो रेगुलरिटी के साथ हो रहा है तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इसको कोप कर लेता है। उसको इन चैलेंजेस की जरूरत भी होती है, आप सारे दुनिया से छुपा के बच्चे को नहीं रख सकते। तो आप अपने बच्चे को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ओपनिंग देते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं, सोशल इंटरेक्शन क्या, क्योंकि बच्चों को उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है कि उसके कोई दोस्त बने। इसके लिए कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत होती है, जो कि हमें ही स्टेप लेना होगा जिनके बच्चे हैं, क्योंकि हमें ही अवेयरनेस है इनके चैलेंजेस की। लेकिन बाकी माशरे को उसमें सपोर्ट करने की जरूरत होती है कि हाँ, गैदरिंग्स में बच्चे के साथ अपने बच्चों को इंटरेक्ट कराएं, और उसके साथ पेशेंट्स के साथ उससे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, बातचीत करें,
और बस मोहब्बत और प्यार और इज्जत जो सबको चाहिए होती है, वो बिल्कुल। उस बच्चे को भी चाहिए होती है, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। हम्म। तो ये जो आपने, मेरे हाल में हिबा अभी 3 साल की है। 4 साल की हो जाएगी जुलाई में इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसमें आपको उन्होंने कोई गाइडलाइन दी है कि एडल्टहुड में उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस होंगे या कुछ ऐसा, या जब वो स्कूल जाने लगेगी तो उसको कैसे वो, मतलब उन लोगों ने आपको कोई इस बारे में, या फिर आप अगर इस बारे में कुछ बताना चाहें? वैसे तो मैंने भी इस टॉपिक को इतना टच नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है हिबा के टॉडलर्स जो आम बच्चों की भी टॉडलर स्टेज होती है, वो जितनी खबर दबड़ के साथ होती है, माँ बस हाँ। भागती रहती है, तो वो अभी मामलात हैं। तो लेकिन इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है कि इन बच्चों को कैसे इमोशनली हेल्प किया जाए, कैसे इन लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज की जो है वो अरेंजमेंट की जाए, या सोशल गैदरिंग्स की अरेंजमेंट की जाए। तो ये सब चीजों को किंडरगार्टन और पेरेंट्स के साथ मिलके टीम अगर अच्छी बनती है, और फैमिली खास तौर पे मैं कहती हूँ ना, फैमिली तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत फैमिली सिस्टम हम लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है कि उसके बहुत सारे फल हम मुफ्त के तोड़ के खाते हैं, तो कदर नहीं बिल्कुल। होती। लेकिन हम्म। हकीकत में ये सब चीजें मोहब्बत और बगैर पैसे दिए आपको अपनी फैमिली से मिल रही होती है, आपके बच्चे को। बस उन लोगों हम्म। के साथ अच्छे रिलेशनशिप आप लोगों के हैं, आप लोग हम्म। इंटरेक्शन के मौके प्रोवाइड करें। हम लोग हर हम्म। साल तकरीबन हिबा को लेके जाते रहे, ताकि फैमिली वाले वाले हिबा को जान सकें और हिबा फैमिली वालों को जान सके, और एक ताल्लुक डेवलप हो सके। तो ये चीज की जहाँ घर फैमिली में जरूरत होती है, वहीं बाहर भी होती है। तो मैं ख्याल है जब बड़े होते हैं तो इसके लिए इन सब की ही जरूरत है, इर्द गिर्द सपोर्ट में। इसी क्वेश्चन से मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, जब आप उसको लेके जाती हैं तो वहां पे आपको कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? आप समझती हैं कि मतलब पाकिस्तान में उसको मुश्किल होता है उन चीजों के साथ, क्योंकि जाहिर है वहां पे आपको हर चीज, ये वाली चीजें वहां पे तो नहीं मिल सकती जो आपको नॉर्वे में मुहैया मुयस्सर हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स तो आप लेके जा सकती हैं, मगर बहुत सारी चीजें आप साथ भी नहीं लेके जा सकती होंगी। तो उस हवाले से अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सकें कि पाकिस्तान में फिर क्या मुश्किल है, और उनको आप किस तरह से मतलब हल करती हैं और किस तरह से करती हैं? आप किंडरगार्टन के अलावा बात कर रही हैं, या किंडरगार्टन पे बात नहीं, कर रही हैं? अलावा वैसे विजिट पे जब आप वैसे करते हैं। जो मुश्किल पाकिस्तान की वैसे सोशल माशरे में अवेयरनेस की वजह से है, वही आपको आपकी फैमिली से भी ज़ाहिर मिलती है। ऐसा नहीं होता कि हम सबसे ज्यादा, हर कोई, आप और मैं, जो इस चीज को नहीं जानते उससे थोड़ा घबराते भी हैं, डरते भी हैं, और उसको अवॉइड भी करते हैं। हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और हम्म। मोहब्बत में क्या करते हैं फैमिली वाले अक्सर, के वो उस चीज के डिनाइल से निकल नहीं पा रहे होते, जिसमें आप जिससे ओवर ग्रो कर चुके होते हैं ना, कि हम्म। जब डायग्नोस हुआ, पता चला कि बच्चे के साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम्म। आपने उसको एक्सेप्ट किया, फिर फैमिली ने एक्सेप्ट किया, फिर नेबर यानी नेबर्स और इर्द गिर्द के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। यही चीज पाकिस्तान जाके बाकी मामलात में होती है, खाना पीना और बच्चे की जो रूटीन है, या उसकी जो उसके साथ अगर जैसे उसकी बॉडी को सपोर्ट के लिए अगर कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, अब हम आम लोग नहीं देखते ऐसी चीजें बच्चों को इस्तेमाल करते, तो उनको यानी थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत होती है कि हम्म। आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने इस चीज को फेस किया हुआ है। आप दूसरों से उसी रवैये या उसी कंफर्टेबल होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। वो लोग कहते हम्म। हैं नहीं ये बहुत अच्छी है और इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये तो देखना बड़ी जबरदस्त, ये अच्छी बात भी लगती है सुनने में मोहब्बत की। लेकिन अगर हम हकीकतों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम उनको फेस नहीं कर पाते, उनके लिए सॉल्यूशंस के लिए एफर्ट नहीं कर पाते। तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान में अवेयरनेस की, इसका दिल चाहता है कि किसी तरह हो, लेकिन इसका मौका निकालना जरा मुश्किल होता है कि हाँ इसको साइंस की जरूरत है, आप साइंस के बगैर बात करेंगे तो मुश्किल होगी। तो थोड़ा सा आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ 4-5 चीजों के बारे में भी साइंस अगर आ जाए, तो उससे आपके लिए आसान हो जाएगा इससे बात करना। कि हम्म। जैसे पाकिस्तान में आदत, हम तेज तेज बात करते हैं, यहाँ पे देखती हूँ बच्चे से आहिस्ता से बात करते हैं और उसके रिस्पॉन्स का इंतजार करते हैं। तो एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है, बच्चा फिर जवाब नहीं दे रहा तो बच्चा खुद भी परेशान होने लगता, और बाकी लोग भी ज़ाहिर है वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाए। तो मगर इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स।
हाँ, मगर मुझे लगता है फाइजा कि ये हर पेरेंट को ही ये सीखने की जरूरत है, ये चीजें जो आप मेंशन कर रही हो। अब जैसे 4 डेवलपमेंटल नीड्स की जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो उसमें हमारी इमोशनल नीड्स आती है। बच्चों की इमोशनल नीड्स को भी डेवलप होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। उनकी सोशल नीड्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली नहीं फुलफिल कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में वो फ्लॉ रह जाएगा, और वो फिर जब वो बड़े होंगे तो उसमें उनकी नजर आएगी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं हर उस प्रोग्राम में कहती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे भी पेरेंटिंग पे बात नहीं की जाती, और पेरेंट एग्जैक्टली। बनने से पहले हमें पता ही नहीं होता कि पेरेंट बन के कैसे आपने बच्चे को देखना है और बच्चे को किस तरह से वो करना है। तो ये जो जितनी बातें आप मुझे बता रही हो, और मैं इतनी माशाल्लाह इम्प्रेस हो रही हूँ आपसे कि ये वाली बातें तो हर पेरेंट को पता होनी चाहिए, स्पेशल नीड के बच्चों को एग्जैक्टली। नहीं, स्पेशल नीड के बच्चों के माँ बाप को नहीं, बल्कि आम माँ बाप को भी ये सारी बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा हमेशा डिफरेंट होता है। यानी आप बिल्कुल। 3 4 बहन भाई आप अपने घर में देख लें कि अगर आप लोग 2 बहन भाई भी हैं, आप लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी, डिफरेंट पसंद होगी, डिफरेंट मिजाज होगा। मतलब जिस तरह से भी कह लें आपकी, मतलब हर चीज डिफरेंट होगी। फिर हम क्यों किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करें? उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, और हम उनको आपस में ही सारी जिंदगी जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारा रिलेशन बच्चा ये खराब वाला करते तो इतना था, तो ये भी करता था, और ये तो इतना हैं। है, और ये भी नहीं कर रहा। तो मतलब वो तो चाहे स्पेशल नीड बच्चा हो या ना हो, सबको ही एक ही वो तरह से हम्म, बंदे को देखना चाहिए, और बिल्कुल उसको आप करना ये चाहिए। करें। ये मेरा ख्याल है पहले सिविक का सब्जेक्ट कोई होता था, सिविक्स का ना। हम्म। किसी वजह से ज्योग्राफी और सिविक्स जो है वो आम एजुकेशन सिस्टम में से निकाल दिया गया, हम्म। और उस माशरत उलूम बस एक मुताला पाकिस्तान स्टडी इंट्रोड्यूस करा दी गई थी। तो ये वाले सारे टॉपिक्स जो थे वो उनमें आने चाहिए थे, हमारे हम्म। एजुकेशन सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस कराए जाने चाहिए। लेकिन हम्म। बस अल्लाह ताला हमारे लीडर्स को और अवेयरनेस दे और उनको स्टेप लेने वाला बनाए कि वो इन चीजों को मेंट कर सके। लेकिन आप बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सारी जो जरूरतें हैं आम बच्चों के भी, इत्तेफाक से मैं टीचिंग से मेरा ताल्लुक रहा है। तो मैं कमरान से जब हिबा पैदा हुई, और कमरान भी माशाल्लाह बच्चों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम लोग यही कहते थे कि जो ज़हीन बच्चे हैं और जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा डाउन सिंड्रोम नहीं है या एक्स्ट्रा नीड्स वाले नहीं हैं, उनके माँ बाप भी जो मुश्किलात फेस करते हैं पैदाइश से लेके आगे तक, ज्यादातर इसी तरह की होती हैं, बस उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट और अवेयरनेस का फर्क होता है। बिल्कुल। और जो आपने सोशल और इंटेलेक्चुअल और ये चारों जो आपने नीड्स बताई, इमोशनल, इन सब चीजों को एड्रेस करने के ऊपर कभी बातचीत ही नहीं होती। हम्म। बहुत कम आपको इस तरह मिलता है मौका कि अच्छा कोई पेरेंट इस बारे में बात कर रहा है। ज़ाहिर है पहले हमसे पहले इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी पिछली जनरेशन को, तो उन्होंने सिर्फ मोहब्बत और डांट डपट और इज्जत के साथ ही बच्चों को बड़ा किया, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर किया। लेकिन हम्म। अब के जो माशरे में जितनी मसरूफ है माँ बाप, और जितनी ज्यादा चैलेंजेस हैं, और सोशल मीडिया की इंटरफेरेंस इतनी तरबियत में, और आपकी इमोशंस के साथ जितना ज्यादा खेला जाता है इन सब डिमांड्स के थ्रू, चाहे वो एजुकेशन की लाइफ की हो, चाहे वो बाकी फैमिली सिस्टम वगैरह में हो। तो अब इन सब चीजों की वाकई अवेयरनेस को बहुत स्प्रेड करना चाहिए, और इन सब नीड्स को आप तभी बच्चे की एड्रेस कर सकते हैं जब आप एक कॉन्शियस पेरेंट है। लेकिन अगर आप बस क्या कहते हैं बाकी चीजों पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन पेरेंटिंग पे आपको लगता है कि पढ़ने लिखने की और जानने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है, और हम्म। डिनायल होता है कि नहीं आप और जब आप ये सोच लें कि बस पैदा हो गए हैं तो अल्लाह ने जिसने पैदा किया वही पाल पोस के बड़ा कर देगा। बेशक हाँ। रब वो है, मैं इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं कि पालने वाला वो है, रब वो है, वो ही रब है जिसने उनको पैदा किया। मगर जब पैदा किया तो फिर एज अ पेरेंट हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उसको, एग्जैक्टली। बिल्कुल अल्लाह ने हमें वो बच्चा दिया है तो एक मतलब उसकी जिम्मेदारी उठाना और उसकी सारी नीड्स को पूरा करना और उसको एक
अच्छा इंसान, माशरे का अच्छा इंसान बनाना, यही हर माँ बाप की यही मेन जो है ना वो होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। इसमें मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मेरे बच्चों में से किसी को भी ना ये जो स्टफ टॉयज होते ना उनके साथ अटैचमेंट की किसी की नहीं थी ना। तो मैं इस चीज पे बड़ी होती थी, मुझे वो बच्चे बड़े अच्छे लगते थे जो किसी कंबल को पकड़ के सोते हैं या फिर वो किसी टॉय को लेके सोते। तो मैंने इसके बारे में अगले दिन एक किताब में पढ़ा कि जो इमोशनल नीड्स हैं, जब बच्चे की इमोशनल नीड्स ना पूरी हुई हो तो वो किसी एक चीज के साथ जो है ना एसोसिएट हो जाता है। वो कोई कंबल लेके पकड़ लेगा और उसको मतलब वो करना शुरू कर देगा, कोई गुड़िया पकड़ लेगा, कोई भालू पकड़ लेगा। तो मैंने शुक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चों की, इसका मतलब है कि इमोशनल नीड्स पूरी थी, तो इस वजह से जब मैं उनके साथ लगाती भी थी तो वो उसको पीछे कर देते थे। तो वो मतलब इस तरह से करके, तो मुझे ये बात बड़ी मजे की लगती है। और स्पेशली जब इन लोगों के बारे में जो यहाँ पे माशरे में रहते हैं, यूरोप में हम देखते हैं, तो इनके पास आप देखेंगे कि कोई ना कोई जानवर होता है। तो वो भी इसी वजह से होता है कि इनकी इमोशनल नीड्स में कहीं ना कहीं कमी होती है, क्योंकि इमोशनल नीड्स तो हर इंसान की, आपकी भी है, मेरी भी है, और उनको फुलफिल करने की जरूरत होती है हमें। तो जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो हम खुद कर रहे होते हैं, मगर जब बच्चे होते हैं तो फिर आप मतलब पेरेंट्स उनकी वो इमोशनल नीड्स को देख रहे होते हैं। तो वो कोई जानवर का सहारा ले लेते हैं कि वो ज़्यादा सोशल इतने नहीं हो पाते। जानवर या वो स्मुक्के क्या होती है जो यहाँ पे बहुत ट्रेंड है ना कि बच्चे के मुंह में वो डाल दी। हाँ वो नाप, हाँ जी बिल्कुल, चूसनी जो देते हैं। हाँ चुसनी दे देते हैं। हाँ, तो उसका पेसिफायर। हाँ पेसिफायर एग्जैक्टली। हाँ तो हाँ। मैंने यही देखा यहाँ पे, मुझे बड़ा पुश किया सबने ना कि बच्चे के लिए सूदिंग है सूदिंग है। मैं हमने अपनी अम्मी को कभी भी नहीं देखा। हम लोग माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, हमारे कजन्स हैं, और पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा है कि इस चीज को बहुत नहीं। डिस्करेज किया जाता है कि बच्चे के हाँ। मुंह में। और मेरी अम्मी हमेशा ये कहती थी कि समझ नहीं आता, बच्चा बेचारा बोल ही नहीं पाया कि उसकी जरूरत क्या है, आपने उसके मुंह में वो डाल दिया। तो आपने बच्चे को शट डाउन करना, शट अप करना एक ट्रेंड डाला हुआ है, और आप कह रहे हैं कि वो कंफर्टेबल है क्योंकि वो अपनी बात बोल ही नहीं पा रहा। तो ये वाली चीज माशाल्लाह, असल में पाकिस्तान का जो फायदा सबसे बड़ा हमें होता था ना कि बच्चे की इमोशनल नीड सिर्फ माँ बाप नहीं और लोग भी और पूरी लोग, कर रहे होते थे, बहुत हिस्सा लोग अपना होते हैं। डाल रहे होते थे इर्द बिल्कुल। गिर्द के, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो आपका इस तरह कोई हो। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे आके आप जहरे डिपेंडेंट होते हैं बाहर वाले लोगों में। अब 1 साल का बच्चा जब आप बाहर बारने हागे में किंडरगार्टन में छोड़ देंगे तो उसकी इमोशनल नीड्स उसको तो नहीं समझ आएगा। हमने हिबा को 1 साल का डाला किंडरगार्टन में सपोर्ट के चक्कर में। वही मैं आपको आपसे कहना चाही थी कि जरूरी नहीं है कि आप वेस्ट में रहते हैं तब भी आपकी सारी जरूरतें जो है वो फॉर्मूले के तहत पूरी हो रही हो। कभी कभी मामलात ऐसे हो जाते हैं कि आपको अगर अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स की या किस तरह से हेल्प सपोर्ट की जाती है तो आपके साथ काफी ज्यादतियां भी होना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल आपके सपोर्ट सिस्टम के लोगों पे डिपेंडेंट है जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं सपोर्ट के लिए। अगर उनको समझ आ जाती है और वो अच्छे लोग नहीं है जो आपको सपोर्ट बाय लॉ जो है जो बाकी लोगों को अवेलेबल है प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए पेरेंट्स को खुद अपनी अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है। अब 1 साल का बच्चा हमने दाखिल कराया, हिबा सेट नहीं हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि 1 साल के बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि माँ को उसको छोड़ के जाना है, तो बाकी लोगों को मैं क्या समझाती। और जो बच्चा छोड़ के जा रहे हैं तो वो क्या सीखेगा, ट्रेनिंग करेगा। जब बच्चा खुशी नहीं है तो वो किस तरह से कर सकता है ना इन चीजों को एंजॉय। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि आपको बच्चे के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट, उससे बातचीत के थ्रू उसको मोहब्बत, उसके साथ टाइम अटैच, फिजिकल टच और इमोशनल इंटरेक्शन के थ्रू की जानी चाहिए। और उसमें आपको इर्द गिर्द के लोगों की बहुत जरूरत होती है। तो ये बिल्कुल। चीज और अगर अब मैं आखिर में आपसे पूछूं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो जिंदगी और आखिरत में क्या हैं, और मतलब इस बच्चे के, और आप एज अ पेरेंट आपकी इसके हवाले से, तो आप इसका क्या आपका जवाब हो? एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस इन बच्चों के साथ वैसी ही होंगी जैसे आम बच्चों के साथ हमारी होती हैं कि वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए खैर का बाइस बने। मैं ख्याल है बीइंग अ मुस्लिम तो हमारे लिए बहुत आसान है इस चीज का तयन करना कि किसी बच्चे की दुनिया और आखिरत दोनों कैसे
अच्छे हो सकते हैं। अगर वो लोग अच्छे हैं और दूसरों को तकलीफ नहीं देने वाले, इन बच्चों के साथ ये बहुत ही महारत है। क्या कहूंगी, इनको महारत हासिल है कि वो हमें हमारी हकीकत दिखा सके, हमारे अंदर पेशेंस कितना है, हमारे अंदर रहम हकीकतन है कि नहीं लोगों के लिए, और हम जो है वो हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो हमें इन बच्चों के साथ रह के बहुत अच्छी तरह पता चलती है। इसी तरह इन बच्चों की सलाहियतें अगर हम सब्र के साथ जानने की कोशिश करें तो इनके लिए हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं आगे लाइफ के लिए। मैं देखती हूँ आजकल तो बहुत सारे अच्छे सपोर्ट हासिल करने के बाद बच्चे बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके साथ डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है। इसमें एक रवान अल विदिक थी, रवान नाम की एक बच्ची है जिसने कुरान 7 साल में मेमोराइज कर लिया। माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त। और वो जो है वो सबके लिए इंस्पिरेशन का बाइस बनी, और हाँ, और वो सबके लिए इंस्पिरेशन का बाइस बन रही है। इसके अलावा मैंने एक बच्ची देखी थी, हिबा, वो गाजा में टीचर है और वो डाउन सिंड्रोम बच्चों की ही टीचर है। और वो, मैं इसको देख के इतनी मुतासिर हुई कि उसने बच्चों को समझाना शुरू किया कि देखो, तुम्हारे साथ अगर बच्चे बुलिंग कर रहे हैं तो तुम लोग उससे उदास नहीं हो, तुम लोग हर्ट नहीं हो। तुम लोग अगर स्ट्रांग रहोगे उन लोगों के मुकाबले में और इस चीज को पॉजिटिव तरीके से बर्दाश्त करोगे तो तुम लोग बड़े होके मेरी तरह टीचर भी बन सकते हो, और जैसे मैं तुम लोग की हेल्प करी, तुम लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हो। तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो आम हम लोग स्कूल में बुलिंग करने वाले बच्चे और जिनके साथ बुलिंग की जाती है उनको नहीं समझा पाते, जितनी अच्छी तरह वो बयान कर रही थी। तो मेरे ख्याल में अगर सपोर्ट अच्छी की जाए तो इन बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी लाइफ गुजारने के चांसेस। बिल्कुल, ऑल डिपेंड्स ऑन, मतलब मैं समझती हूँ माशरा, और सबसे पहले यानी माँ बाप और फिर उसके बाद माशरा, के जैसे आप लेंगे अपने बच्चे को, जिस तरह से चलेंगे। बुलिंग को तो आप आम बच्चों के साथ भी ये चीज होती है, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इस पे भी बात करेंगे किसी वक्त। तो मगर ये कि मुझे ये लगता है कि हर बात में, आपकी हर बात में मुझे लग रहा था कि वो आम पेरेंट्स के लिए भी एक लेसन है। यानी अभी जो आपने बोला कि वो इंस्पिरेशन थी और उसने इस तरह से किया, तो ये बुलिंग वाला मामला ये तो आम बच्चों के साथ भी होता है और उनको भी वैसे ही डील करना पड़ता है जैसे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनको स्पेशल नीड या वो करके तो वो कर देना चाहिए कि ये उस तरह से, हाँ, साइड पे। वो एक अलग बात, वो आप वाली बात के थोड़े से इक्विपमेंट्स के साथ उनकी वो स्ट्रगल है, अदरवाइज आपकी नॉलेज उसमें और ज्यादा है। बिल्कुल, हाँ, अदरवाइज दे आर नॉर्मल, और हमें उनको उसी तरह लेके चलना चाहिए। और हमें अपने जो माशरे में एक टैबू है कि वो डिफरेंट है, वो भी नहीं हमें रखना चाहिए थे। हाँ जी। तो अभी मैं इस चीज पे बात करना चाहूंगी कि हमारे माशरे में एक टैबू है कि ये समझा जाता है कि अगर माँ बाप का कोई गुनाह था और तो उसकी सजा में अल्लाह ताला ने एक ऐसा बच्चा दिया है उन माँ बाप को कि जो कि स्पेशल नीड है या उसकी कोई कंडीशन ऐसी है, और इस चीज को सजा के तौर पे कहा जाता है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है या क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये चीज फेस करने को मिलती है। सिर्फ यानी दीन और दुनिया दोनों की ही तालीम याफ्ता लोगों में इस किस्म की बातें करने वाले लोग आसानी से आपको मिल जाते हैं। लेकिन इस चीज को मैं जो समझती थी, मैं इस बारे में इसको इस तरह से फेस करती थी कि आप देखें, जिसके औलाद नहीं होती उसके बारे में भी लोग अलग अलग तबसरे करते हैं, डिसीजंस पे तबसरे करते हैं या फिर अल्लाह ताला के फैसलों पे तबसरे करते हैं। जिनकी शादी नहीं होती उनके बारे में भी लोगों के यही ख्यालात होते हैं कि या तो वो अकल पे माँ बाप की तबसरे कर रहे होते हैं, कोशिशों पे कर रहे होते हैं, या फिर अल्लाह ताला के फैसलों पे कर रहे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ तो उनकी एग्जाम्पल थी कि उनके बेटों की डेथ हुई, और जो जहालत और एक क्या कहते हैं, कहेंगे ना, कमजोरी के साथ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तबसरे किए, उनका मजाक तक उड़ाया। यानी किसी के बेटे की औलाद की डेथ हो और लोग मजाक उड़ा रहे हैं या फिर वजूहात बता रहे हैं कि किस वजह से देखो डेथ हो गई, कि इसने दीन आबा अजदाद का छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ जितने जाहिल और जितने कम ला इल्म अल्लाह के बारे में वो लोग थे, ऐसे ही जहालत हमें माशरे में अनअवेयरनेस की वजह से मिलती है।
और लोग जो हैं वो फिर इस तरह बातें करते हैं। तो और बस दूसरा ये मैं मुझे लगता है यही फर्क है, वरना अल्लाह ताला के फैसला आपका क्या हो सकता है। मैं एक हम्म। कुरान की आयत यहाँ कोट करना चाहूंगी, हुवल्लाहुल्लज़ी वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गायब है और हिकमत वाला है। तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद तो एक आजमाइश है, और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा अजर है। तो ये दोनों फैसले कि एक औलाद अल्लाह दे रहा है और कैसे दे रहा है, ये भी अल्लाह का फैसला है, और किस वजह से दे रहा है, और आजमाइश उनको बना रहा है, चाहे वो बच्चे एक्स्ट्रा नीड्स के हों या नहीं हों। बिल्कुल। और मैं ये भी तो ये समझती वाली आजमाइश पे हम मतलब अल्लाह के फैसलों पे कैसे हिम्मत कर सकते हैं बिल्कुल। तबसरे करने की, इसकी मेरी अक्ल इस पर जवाब नहीं देती। तो बस इस बारे में क्या कहा जाए। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला इतना जालिम नहीं है कि वो किसी की सजा, किसी के जुर्म की सजा किसी और को दे। यानी एग्जैक्ट ऐसे भी तो है ना, अगर माँ बाप ने कोई जुर्म किया है या कोई जुल्म किया है, एक तो अल्लाह ताला कभी भी आके उसकी वो मतलब जज नहीं करते कि आज मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह नहीं आएंगे मेरे सामने अल्लाह ताला के वो पूछेंगे कि तुमने आज की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाह ने सिर्फ एक दिन रखा है जजमेंट का। मगर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों को प्लस अपनी औलाद को रोज कटहरों में खड़े करके तो एक जज कर रहे होते हैं, और हम जज बने होते हैं। अच्छा फलाने ने ऐसे क्यों कहा, फलाने ने ऐसे क्यों उठा, ऐसे क्यों बैठा, ऐसे क्यों चला, फलान जगह पे क्यों गया, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम घर देर से क्यों आए। यानी बहुत सारी बातें होती हैं जिन पे हम हर बिला वजह जो है वो हर किसी को जज कर रहे होते हैं। तो आप अल्लाह ताला सबसे हाँ पहले जो चीज फेस करनी पड़ती है ना, जैसे औलाद डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के साथ औलाद हुई, तो इवन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे वजूहात तलाश करने की कोशिश की कि क्या तुम्हारे साथ कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या क्या तुम्हारी सेहत के साथ था, या कोई इस तरह की ना। लेकिन लोग वजूहात तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि इस वजह मुझे सिवाय अल्लाह की रजा के और कुछ नजर नहीं आती। अल्लाह की बिल्कुल रजा थी, अल्लाह ने हमें बिल्कुल नवाजना था, अल्लाह ने हमें नवाजा। और बिल्कुल ये चीज यानी आपकी समझ में अगर नहीं आ रही तो आपकी यानी कम नजरी है, अल्लाह ने आप पे ये चीज एक्सपोज नहीं की। लेकिन मैं इस पे अपने आप को नहीं किसी कटहरे में खड़े कर सकती, ना अपनी बच्ची को। और बिल्कुल मैं यही समझती हूँ कि हर आजमाइश जो होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, और फिर हमारा इम्तिहान ये है कि हम उसमें किस तरह पूरे उतरते हैं। इम्तिहान हमारा ये, हमें इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे कि वो क्यों आई हमारे ऊपर। तो जो लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि जैसे आपने कहा कि जो ट्रीटमेंट्स हैं, इलाज करवाना और उसको करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम इसको फोकस कर किए बगैर ये इस पे आप फोकस करना शुरू कर देती हो, पता नहीं कहाँ से ये हुआ, क्यों हुआ, तो वो आप भी उसमें वो मतलब मुब्तला हो जाती है और लेट डाउन हो जाती है और डीमोटिवेट हो जाती, और प्लस आगे से भी वो जो है वो। तो मतलब बात करने का आपसे मकसद ये था कि मुझे आप बहुत मोटिवेटेड माशाल्लाह नजर आती हो, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो भी माएँ हैं तो उनको भी इसी तरह मोटिवेटेड होना चाहिए और अपने अंदर करेज रखनी चाहिए, और उस चीज को फेस करने के लिए मुझे पता है नो डाउट इस चीज को करना, और वो मैं अभी इस तरह से कह रही हूँ कि वो चीजें जो हैं बाकी बच्चों को भी वैसे ही जरूरत है, मगर जाहिर है इन बच्चों के साथ आपकी स्ट्रगल ज्यादा है, आपकी ताकत ज्यादा है, फिजिकली भी इमोशनली भी, वो डबल रिवॉर्ड्स आपको। हैं वो आपको तो फौरन उस फौरन नहीं नजर आ रहे ना। बिल्कुल मैं आपको वही तो बताने लगी हूँ कि फिर पेशेंस आपकी वाकई अगर बहुत स्ट्रगल चाहिए। ज्यादा है तो आपका रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा है। अल्लाह ताला ने अल्लाह साबित करे। हमारे जो अमाल है उनको वजन तो इसीलिए करना है ना, वरना तो अल्लाह ताला गिन के अगर करना होता तो फिर तो नमाजें हर कोई पढ़ता है, हर कोई वो होता है, मगर अल्लाह उनको वजन करेगा कि उसने इखलास और वो चीज कितनी थी। तो ये चीज है कि एक माँ अपने बच्चे को पाल रही है, और एक माँ आप जैसी है जो एक बच्चे को स्पेशल नीड के साथ पाल रही है। अब दोनों का काम एक ही है, मगर ये कि उनके वो डिफरेंट है, स्ट्रगल डिफरेंट है। तो और इंशाल्लाह अल्लाह स्ट्रगल के ताला साथ खुशी भी साथ साथ है, दोनों तरह बिल्कुल। के बच्चों में। ये बहुत ही अमेजिंग रियलाइजेशन है एक्सपीरियंस के हम्म साथ, कि जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैंने दूसरी माओं को भी बच्चों के साथ स्ट्रगल करते देखा है। जैसे बच्ची की मुश्किल तकलीफ या आपकी एफर्ट का रिजल्ट ना देख के मुझे तकलीफ हुई या मुश्किल हुई, उसी तरह मैं दूसरी माओं को देखती हूँ। बल्कि ज्यादातर माएं जो टीचर्स के पास आती हैं वो तो इतने अच्छे अच्छे बच्चों की इतनी अजीब अजीब शिकायतें कर रही होती है ना, कि अफसोस हो रहा हम्म होता था।
तो वाकई आज का दौर बहुत मुश्किल है माँ बाप के लिए, आम बच्चों के साथ भी और इन बच्चों के साथ भी। हाँ, इन बच्चों के साथ आसानी ये मुझे लगता है कि एक अजीब सी फीलिंग होती है, लगता है कि जो सारी मेहनत हमें आखिरत हासिल करने की, एज अ मुस्लिम, हम जाहिर है जब आप पेरेंट बनते हैं और आप कॉन्शियस मुस्लिम है, तो मुझे लगता है कि जो हमने सारी मेहनत हम कर रहे हैं ना इन बच्चों के लिए, देखिए आखिरत की आप फिक्र वैसे नहीं करेंगे जैसे दूसरे बच्चों के लिए करेंगे। दूसरे बच्चों की आखिरत जो है वो आपकी आंखों से ओझल है, आपका कंट्रोल एक हद तक है, लेकिन इन बच्चों की आखिरत आपके सामने क्लियर है। मैं तो इसको कहती हूँ परफेक्ट पीस ऑफ पैराडाइज। हिबा जो है वो मेरा बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे जन्नत का टुकड़ा सा दे दिया हाथ में, और इसकी जो सारी मेरी मेहनत है उसके रिवॉर्ड में अल्लाह ने इसको पहले ही जन्नत दे दी। तो मुझसे अल्लाह ने कम से कम 2 फिक्रें जरूर छीन ली। अल्लाह ने आखिरत की फिक्र छीन ली इसकी, और अल्लाह ने इसकी दुनिया की फिक्रें जो हमें असबाब के थ्रू हमें लग रहा होता है कि अच्छा अब ये करना है, ये टारगेट है, तो बहुत रियलिस्टिक टारगेट्स बन गए लाइफ के। हिबा को थैंकफुल होना चाहिए अल्लाह का सबसे पहले, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का। हिबा को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपना भी बोझ उठाए बल्कि दूसरों के लिए हेल्पफुल और खुशगवार इंसान हो। हिबा को इखलाकी तौर पे और क्या कहते हैं माशी तौर पे मजबूत इंसान डेवलप करने के लिए जो मेहनत कर सकती हूँ वो करनी चाहिए। और क्या हम ये दूसरे बच्चों के लिए नहीं करते? बिल्कुल ये करना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे थैंकफुल खुदा के होंगे तो क्या वो हमारे लिए शुक्रगुजार नहीं होंगे? हिबा को आप जितना प्यार देंगी वो उससे ज्यादा प्यार आपको वापस देगी। आपकी कोई एफर्ट, कोई यानी दाया नहीं हो रही होती। इतना प्यारा अल्लाह ने इसको बनाया ना, जैसे खालिस ही कोई चीज हो ना, एक टेम्पलेट आप इसमें जो डालेंगे आपको वही उठा के मिलेगा। बाकी बच्चे अपने अपने हिसाब से पिक कर रहे होते हैं ना जो कुछ माँ बाप उसे दे रहे हैं। हिबा इस टाइप की बच्ची है कि वो उसको आप जो डालेंगे उसके अंदर, आप मैं उसको जो दुआ सिखा रही हूँ कुरान की, जो आयतें हैं या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ है, वो उसको ऐसे ले रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ले रही है। और अगर मुझे लगता है जो बच्चे 6 साल में सीखेंगे तो मैं उसको पहले साल से सिखा रही हूँ, तो माशाल्लाह हिबा भी 10 साल में सीख लेगी, लेकिन वो सीख रही है। रवा को देखिए 7 साल में उसने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया माशाल्लाह। तो आपके बच्चे में क्या सलाहियत है, ये आपकी सोच और आपकी अल्लाह पे यकीन और आपकी एफर्ट्स पे डिपेंडेंट है, चाहे दुनिया के लिए कोशिश हो चाहे आखिरत की। तो फाइजा, एक आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहोगी ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे डाउन सिंड्रोम में हैं या फिर उनको पता है कि उनके बेबी होना वाले हैं? मैं दोनों तरह के पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहूंगी। एक सिंपल सी बात है, जब हम अपनी नीयत एक सेट करते हैं तो हमारी डायरेक्शन उसी टारगेट की तरफ कोशिशों में सर्व हो रही होती है। हम दुनिया के लिए अच्छी चीजों के लिए एफर्ट करते हैं तो सारी डायरेक्शन उसी तरफ जाती है, और हम आखिरत के लिए अच्छी चीजों की कोशिश करते हैं तो यकीनन अल्लाह के सिवा तो कोई भी कदरदान ऐसा नहीं जो हमारी एक एक कोशिश को जो है वो कदर करेगा, उसको संभाल के उसका रिवॉर्ड देगा। तो बस अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी का सोचें, खुश हों, उनको रोज बताएं कि आप उनसे खुश हैं और आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये चीजें तो हकीकत है। और हर वो शख्स जो अच्छा है वो और अक्लमंद है वो आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि जिसको इस चीज का अंदाजा होगा आपकी वैल्यू का, वो आपसे मोहब्बत करेगा। अब लोगों को तो मैं आपके इर्द गिर्द जमा करना नहीं चाहती। तो बस बच्चों के लिए पॉजिटिव होकर सोचें और उनके साथ अच्छी लाइफ गुजारें, जैसे आप हर रोज हर बच्चे के लिए एफर्ट करते हैं। और आप यकीन करें हर रोज आपको वो खुश भी करेंगे और आपकी अचीवमेंट्स भी होंगी। अच्छा टारगेट अल्लाह के ऊपर तवक्कल और तकवा के साथ सेट करने में फायदा ये होता है कि आपको एक कामयाबी हासिल नहीं होती मुश्किल रास्ते के आखिर में, आपको पूरे रास्ते में हजारों कामयाबियां हासिल होती हैं। और मुझे लगता है डाउन सिंड्रोम के बच्चे का साथ बिल्कुल ऐसे ही है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव एंड वी जस्ट कीप ऑन मूविंग। अल्लाह हेल्प अस। तो थैंक यू, जज़ाकिल्लाह आपके आने का, आपका वक्त देने का माशाल्लाह, और आपकी इतनी जो है वो प्रीशियस टाइम और प्रीशियस गुफ्तगू का कि आपने हमारे साथ किया और आपने अपना टाइम दिया हमें। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, और इसी के साथ हम इसको एंड करना चाहेंगे। आपका भी शुक्रिया बहुत ज्यादा कि आपने मौका दिया कि जो एक्सपीरियंस है लोगों को पता चले कि बच्चों के साथ कैसा होता है, ताकि वो भी इन बच्चों के साथ ताल्लुकात डेवलप कर सकें और उनको जान सकें।
हाँ, जज़ाकिल्लाह। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।